पिछले क्लास में जो केमिस्ट्री के प्रश्न रह गए थे उन्हें अब हम लोग सॉल्व करेंगे और सभी लोग ध्यान से देखेंगे। प्रश्न नंबर 31 से पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेंगे और मिलाते रहेंगे। चलिए तो प्रश्न नंबर 31 देखते हैं हम लोग। 31 क्या बोलता है? सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण होता है। किसका सांद्रण होता है? सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण होता है। तो फेन प्लवन विधि से सांद्रण किया जाता है। किस विधि से? तो फेन प्लवन विधि। इसे झाग विधि के भी नाम से जाना जाता है। किस विधि के नाम से जाना जाता है? तो झाग विधि के नाम से। 31 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और 32 देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 पढ़िए। क्या लिखा है कि इनमें से कौन सा कथन निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रियाओं के लिए कथन सत्य है? तो अभिक्रिया पहले आप देख लीजिए। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड और अभिक्रिया करके यह बना रहा है जिंक धातु और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब आप देखिए यहाँ से जिंक ऑक्साइड ऑप्शन नंबर ए। सब ऑप्शनों को देखेंगे हम। यहाँ पे ए में बोल रहा है कि जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण कब कहेंगे? जब उसमें ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा हो। यहाँ तो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जिंक ऑक्साइड का अवकरण हो रहा है। दूसरा ऑप्शन बी देखेंगे। यहाँ पे लिखा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का अवकरण हो रहा है। अवकरण का अर्थ यह है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। किसका निष्कासन हो रहा है? ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड में एक ऑक्सीजन जुट गया है। इसका मतलब कि ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही नहीं है और ए भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी देखेंगे हम लोग। यहाँ पर लिखा है CO2 का ऑक्सीकरण हो रहा है। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? CO2 का ऑक्सीकरण हो रहा है। इसका अर्थ है कि कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन जुट रहा है। यहाँ तो कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन जुट रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। तो डी देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि जिंक ऑक्साइड का अवकरण हो रहा है। ZnO का अवकरण हो रहा है। अवकरण का अर्थ है कि इससे ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल करके जिंक बना रहा है। तो यह ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए प्रश्न नंबर 33 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है? द्विक्षारीय अम्ल यहाँ देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए HCl द्विक्षारीय अम्ल। बी में देखेंगे हम लोग लिखा है H3PO4 और सी में देखेंगे हम लोग लिखा हुआ है HNO3 और डी में हम लोग देखेंगे H2SO4। तो आप लोग समझिए यहाँ से पहले। यहाँ पर लिखा है HCl। यह H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। तो इसमें H कितना है? 1 है तो एक क्षारीय अम्ल। यहाँ पर H3 प्लस में टूटेगा। यहाँ हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है? 3 है तो यह त्रिक्षारीय अम्ल है। HNO3 H प्लस और NO3 माइनस में टूटेगा। H की मात्रा कितनी है? 1 है तो यह एक क्षारीय अम्ल है। और यहाँ पर 2H प्लस H की मात्रा कितनी है? तो 2 है तो यह द्विक्षारीय अम्ल है। इसका अर्थ है कि 33 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 33 का ऑप्शन नंबर डी सही है। अब चलिए आगे 34 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। 34 नंबर प्रश्न पढ़िए। उसमें लिखा है रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। तो रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं, अस्थायी होते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व अस्थायी होते हैं। तो 34 का ऑप्शन नंबर बी सही है। रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं तो क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। आगे चलिए। सभी लोग ध्यान रखेंगे कि यह पॉलिटेक्निक के लिए, बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि जब पानी बर्फ में परिवर्तित होता है, जब पानी बर्फ में परिवर्तित होता है तो आप देखिए पहले पानी था और अब क्या बना दिया? ठोस बना दिया। ठोस कैसे बना होगा? तो यह इस पानी का गर्मी पहले निकला होगा। क्या निकला होगा? गर्मी। जो उसमें तापमान होगा वह बाहर निकल गया होगा, किसी माध्यम से अवशोषित कर लिया गया होगा। तब यह जाकर के किस रूप में जमा होगा? बर्फ के रूप में जमा होगा। तो
क्या निष्कासित कर लिया गया, तो इसका गर्मी निकाल लिया गया। तो ये 35 का ऑप्शन नंबर डी सही है। जब पानी की गर्मी निकाल दी जाती है तो वह ठोस रूप में आ जाता है और वह बर्फ का रूप धारण कर लेता है। तो 35 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे चलिए, चूना को धातु कार्यों में फ्लास्क के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस रूप में प्रयोग किया जाता है, तो फ्लास्क के रूप में प्रयोग किया जाता है। धातु कार्यों में चूना को फ्लास्क के रूप में प्रयोग किया जाता है। आप 37 पढ़िए। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं से बना होता है, तो स्टेनलेस स्टील में आयरन 84% होता है। स्टेनलेस स्टील में आयरन 84% होता है। फिर इसमें निकेल होती है और इसमें क्रोमियम होता है। इसमें निकेल का मात्रा 14% होता है और क्रोमियम की मात्रा 2% होती है। तो स्टेनलेस स्टील आयरन, निकेल और क्रोमियम धातुओं से मिलकर बना होता है। 37 का ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए, बी हो रहा है। तो स्टेनलेस स्टील किन धातुओं से मिलकर बना होता है, तो आयरन, निकेल और क्रोमियम धातुओं से मिलकर बना होता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं और लिखा हुआ है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, तो NaHCO3, NaHCO3। और देखिए 38 का ऑप्शन नंबर सी हो रहा है। 38 का ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे चलिए, प्रश्न नंबर 39 पढ़िए। उसमें लिखा है एल्केन की अभिक्रिया किस प्रकार की होती है। एल्केन की अभिक्रिया किस प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। तो एल्केन की अभिक्रिया किस प्रकार की होती है, तो विस्थापन होती है। आगे चलिए 40 देखिए, निम्नलिखित में से रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब आप लोग समझते होंगे कि जहां ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ हों। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं साथ साथ हों, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, H2 + Cl2 2HCl, यह रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन प्लस में है, मतलब यहाँ 2+ चार्ज है और यहाँ -2 चार्ज है। यहाँ हो क्या रहा है कि 2 हाइड्रोजन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है हाइड्रोजन, और क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही हैं। इसका अर्थ है कि 40 का ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलिए 41 देखिए आप लोग, कार्बोक्जिलिक अम्ल, क्या लिखा है, कार्बोक्जिलिक अम्ल में उपस्थित रहता है। तो क्या रहता है उपस्थित, तो COOH, यह एसिड का पहचान है। कार्बोक्जिलिक अम्ल में COOH, ऑप्शन नंबर सी उपस्थित रहता है। COOH उपस्थित रहता है। 41 का ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए 42 आप देखिए, उसमें लिखा हुआ है एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का क्या होता है, सबसे पहले CnH2n+2, यह अल्केन है। CnH2n, यह अल्कीन है। और CnH2n-2, यह अल्काइन है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, तो CnH2n, ऑप्शन नंबर ए। 42 का ऑप्शन नंबर ए, आप देखिए ऑप्शन नंबर ए, 42 का ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए 43, धातुओं को जोड़ने के लिए, किसको जोड़ने के लिए, धातुओं को जोड़ने के लिए टाका किन धातुओं का मिश्रण होता है। तो जो हम सोल्डर प्रयोग करते हैं धातुओं को जोड़ने के लिए, वह टीन और लेड से बना होता है, शीशे और टीन से बना होता है। SN और PB किससे, टीन और शीशे का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, 43 का ऑप्शन नंबर ए आप टिक कर लीजिए। तो टाका किन धातुओं का मिश्रण होता है, टीन और लेड का मिश्रण होता है। 44 देखिए, यहाँ पर लिखा है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, कहाँ जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अवयवों के ऑक्साइड का अम्लीय गुण
घटता है। अम्लीय गुण क्या होता है? अगर आवर्त में हम लोग बाएं से दाएं जा रहे हैं तो इसका अम्लीय गुण घटता जाता है। ऑप्शन नंबर ए 44 का ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, इनमें से कौन सबसे ज्यादा सक्रिय हैलोजन है? सबसे ज्यादा सक्रिय हैलोजन, हैलोजन का ग्रुप आपको याद हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे ज्यादा सक्रिय कौन है? फ्लोरीन है। तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिए, 45 का ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग प्रश्न 46 को देखते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन लिखा है कि 16 मिलीग्राम हाइड्रोजन, कितना? 16 मिली ml। तो ये कहीं ना कहीं आयतन दिया है। हाइड्रोजन का विसरण, किसका विसरण? हाइड्रोजन का विसरण समय 100 सेकेंड है। कितना सेकेंड है? 100 सेकेंड है। और क्या बोल रहा है कि उसी समय में 100 सेकेंड में ही, कितना ही समय में? 100 सेकेंड में ही SO2 का आयतन क्या होगा? तो मान लीजिए इसका आयतन भी होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पहले हाइड्रोजन का अणुभार कितना होगा? तो एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम। और आगे चलिए, SO2 का भार कितना हो जाएगा कि S का होता है, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का 16 × 2 और बराबर कितना हो गया हम लोगों का? 64 ग्राम हो गया। और फॉर्मूला क्या होता है विसरण का दर? मान लीजिए हम लोग विसरण RH हाइड्रोजन, रेट ऑफ हाइड्रोजन, और बटा में रेट ऑफ SO2 निकालते हैं। तो यहाँ पर V1 VH आयतन, हाइड्रोजन का आयतन, बटा में V SO2 सल्फर का आयतन, जिसको हम लोग भी मान चुके हैं, और गुणे कितना समय ले रहा है? तो T1 TSO2 और बटा में TH, और यह बराबर होता है इनके अणु भार के अनुपात के बराबर होता है। तो MSO2 और बटा में मास ऑफ SO2, और नीचे में देखते हैं MH मास ऑफ हाइड्रोजन, और सब बैठा देते हैं हम लोग। हाइड्रोजन कितना है ग्राम? तो 16 मिलीग्राम है। VSO2 पता नहीं है, भी मान लिए हैं। और समय कितना लिया है? यह भी 100 सेकेंड और यह भी 100 सेकेंड। और यहाँ पर मास SO2 का कितना है? तो 64 ग्राम है। H का कितना है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 है। तो 100 से 100 कट गया, यहाँ निकल के आ गया 16 बटा में भी बराबर, देखिए 2 से कटा 32, और 32 को क्या लिखेंगे हम लोग? √32 को। तो 16 और गुणे 2, और आगे बढ़ा देंगे तो 16 का वर्गमूल 4 √2। अब यहाँ से देखें 16 कटेगा 4 टाइम में, तो भी बराबर कितना हो जाएगा? क्या? तो भी बराबर कितना हो जाएगा? √2 नीचे आ जाएगा, तो 4 बटा में √2। प्रमेयीकरण कर देंगे यहाँ पे, √2 से 1 √2 कट जाएगा, सॉरी 4 √2, और नीचे कितना हो जाएगा? 1 2, 2 से 1 कट जाएगा, तो 2 √2। अब आगे चलिए, 2 √2 को, तो 2 गुणे √2 का वैल्यू 1.41, और गुणा कर लीजिए तो 2 और 4 दूनी 8, और 2 से 2 2.82। आप ऑप्शन में देख लीजिए 2.828। सी का है ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोगों का 46 का आंसर कितना हो जाएगा? 46 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 47, 10 ग्राम पानी, कितना ग्राम पानी? 10 ग्राम H2O। आगे चलिए, और 5 ग्राम CO2, 5 ग्राम CO2 में अणुओं के संख्या, उपस्थित अणुओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले आप निकालिए कि 10 ग्राम H2O में अणु कितने हैं। तो अब ऐसे देखिए, H2O का अणु भार कितना होगा? H का 1 और 2H है तो गुणे 1 और प्लस 16, तो कितना हो गया? 18 ग्राम। तो 18 ग्राम H2O में कितने अणु? तो 6.022 गुणे 10⁻23 अणु आप लिख लीजिए यहाँ पे। और आगे चलिए, 18 ग्राम नहीं है बल्कि 10 ग्राम H2O में कितना होगा? तो आप यहाँ से देखिए 6.22 गुणे 10⁻23 और बटा में 18 और गुणे 10। ठीक है, और इसी तरीके से CO2 में निकालेंगे तो CO2 का परमाणु आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का 16 और गुणे 2, तो 16 दूनी 32 और 12 कितना हो जाएगा? तो 44 ग्राम। 44 ग्राम। तो आगे चलिए, यहाँ लिखेंगे कि 44 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या 6.022 गुणे 10⁻23 अणु। और आगे चलिए,
थोड़ा सा देखेंगे कि 44 ग्राम नहीं है बल्कि 5 ग्राम है, तो 5 ग्राम CO2 में कितना हो जाएगा, तो 6.022 गुणे 10 पर पावर 23 और बटा में 44 और गुणे 5। अब हम अनुपात निकालेंगे इसका और इसका। चलिए अनुपात निकालते हैं। एक का कितना है, तो 6.022 गुणे 10 पर पावर 23 और गुणे कितना है, तो 5 10 बटा में 18 10 बटा में 18 और दूसरा कितना है 6.022 गुणे 10 पर पावर 23 और गुणे 44 बटा में 5 5 बटा में 44। और देखिए पूरा कट रहा है और सीरीज को आगे बढ़ाया जाए तो कितना हो जाएगा 10 गुणे 44 और बटा में 18 गुणे 5 और देखिए 18 5 90 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा तो 44 बटा में 9। इसका अर्थ है 44 अनुपात 9। ऑप्शन देखिए इसमें कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी 47 का ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए तो प्रश्न नंबर 48 देखते हैं कि एक गैस का दिया गया द्रव्यमान 400 सेंटीमीटर क्यूब स्थान घेरता है। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं सेंटीमीटर क्यूब में है तो आयतन है, तो V बराबर 400 दिया है। और आगे चलते हैं, जब गैस पर दाब एक वायुमंडलीय दाब P दिया है तो इसका वायुमंडलीय दाब कितना दिया है, 1 दिया है। बोल रहा है कि तापमान 7 डिग्री सेल्सियस, T1 बराबर 7 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में चेंज कर लेंगे 273 प्लस 7 कितना हो जाएगा, तो 280 केल्विन हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर क्या बोल रहा है कि यदि ताप 77 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर T2 कितना कर दिया जाए 77 डिग्री सेल्सियस, तो 273 प्लस 77 कितना हो जाएगा, तो हम लोगों का 350 केल्विन हो जाएगा। आगे चलिए, तथा 1.25 वायुमंडलीय दाब P2 बराबर 1.25 कर दिया जाए तो गैस का आयतन क्या होगा। तो मान लीजिए गैस का आयतन V2 है, तो निकालते हैं। आगे चलते हैं और हम जानते हैं कि यहाँ P1 V1 बटा में T1 बराबर P2 V2 बटा में T2 और इसके मदद से, इस फॉर्मूले के मदद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। P1 के जगह पे 1 हो गया और V1 के जगह पे 400 हो गया और टेम्परेचर कितना था इसका, तो 280 केल्विन था। आगे चलते हैं, P2 के जगह पर वायुमंडलीय दाब कितना है, तो 1.25 है, 1.25 है और V2 आयतन पता नहीं है तो हम लिख देंगे, उसी को तो ज्ञात करना है हमें। और बटा में T2 टेम्परेचर कितना है, तो 350 है। आप हटाइए यहाँ दशमलव तो नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आगे चलिए, 25 5 125 और 25 चौके 104 हो जाएगा। 0 से आप 0 कटा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 से 7 5 35 और 7 चौके 88, 4 से 4 कट गया और 5 से 5 कट गया और 4 से 4 कट गया। V2 बराबर कितना बचा, तो 400 सेंटीमीटर क्यूब। और आप ऑप्शन देखिए वहां पर ऑप्शन नंबर सी है, तो 48 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 49 पढ़िए और इसमें लिखा हुआ है अभिक्रिया Fe प्लस कॉपर सल्फेट, क्या Fe प्लस कॉपर सल्फेट, तो Fe प्लस CuSO4 और बना क्या रहा है फेरस सल्फेट FeSO4 और प्लस में कॉपर धातु, तो बनाया क्या कॉपर Cu। तो पूछ रहा है कि इसमें कॉपर होता है, कॉपर क्या क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर SO4 की संयोजकता माइनस माइनस होती है, तो कहीं ना कहीं -2 है यहाँ पे और कॉपर कहीं ना कहीं +2 है। तो यहाँ कॉपर की संयोजकता कितनी हुई, +2 हुई और यहाँ पर कॉपर की संयोजकता क्या है, तो 0 है। तो कहीं ना कहीं 2 से यहाँ इलेक्ट्रॉन घट करके 0 हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। और यदि इलेक्ट्रॉन को त्याग करे तो यह क्या होगा, अवकरण होगा। क्या होगा, अवकरण होगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो यह अभिक्रिया अवकरण है। अवकरण का अर्थ क्या है कि यह अपचयित हो रही, अपचयित हो रही है। ऑप्शन नंबर ए सही है।
49 का ऑप्शन नंबर ए। आप मिला लीजिए आप लोग, 49 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 50 देखिए, उसमें लिखा है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है न्यूट्रॉनों के टूटने से। किसके टूटने से? तो न्यूट्रॉनों के टूटने से। तो 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 51 देखिए आप लोग, मेथिल आयोडाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर जो गैस प्राप्त होती है वह एथेन होती है। आप याद रखिए, डायरेक्ट इसे याद रखना पड़ेगा। जब मेथिल आयोडाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म किया जाता है तो एथेन गैस प्राप्त होता है। कौन गैस प्राप्त होता है? एथेन गैस प्राप्त होता है। 52 देखिए आप लोग, जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है, जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो मीथेन गैस प्राप्त होता है। कौन सा गैस प्राप्त होता है? मीथेन गैस। और इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 53 लिखा है, लाल दवा जो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होती है। कौन सी दवा? तो लाल दवा कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होती है वह है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, पोटेशियम परमैंगनेट। इसका रंग लाल इसलिए होता है कि इसमें मैग्नीज रहता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट का रंग लाल क्यों होता है? तो मैग्नीज के कारण इसका रंग लाल होता है। आगे चलिए 54 देखिए, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। तो क्लोरीन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो प्रतिरोधी के रूप में। किसके रूप में किया जाता है क्लोरीन का प्रयोग? तो क्लोरीन का प्रयोग प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। 54 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे चलिए 55 देखिए, यहाँ पर लिखा है, समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमानों में अंतर का कारण होता है। समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमानों में अंतर का कारण होता है। तो नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या। ऑप्शन नंबर डी। न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर आने के वजह से पदार्थों के तत्वों के समस्थानिकों में अंतर आ जाता है। किसमें अंतर आ जाता है? समस्थानिकों में अंतर आ जाता है। 55 के बाद 56 देखिए, लिखा हुआ है, एक पदार्थ रेडियो एक्टिविटी तभी दर्शाता है जबकि उसके परमाणु में होता है। तो क्या होता है? तो अस्थाई नाभिक होता है। हम लोग पढ़े थे एक प्रश्न में, वहां लिखा था कि रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं तो अस्थिर होते हैं। उसी तरीके से इसका नाभिक भी क्या होता है? अस्थाई होता है। और इसका 56 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे चलिए 57 देखिए, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकेल का प्रयोग किया जाता है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक कौन है? तो निकेल है, Na। और 57 के बाद 58 देखिए आप लोग, लिखा है, निम्न में कौन डिटर्जेंट है? निम्न में कौन डिटर्जेंट है? तो आप लोगों में आप लोग सभी आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में, वहां लिखा है कि सोडियम लॉरिल सल्फेट एक डिटर्जेंट है। डिटर्जेंट का अर्थ है कि सरफ है। तो 58 का ऑप्शन नंबर डी कहीं ना कहीं सही है। तो निम्न में कौन डिटर्जेंट है? तो सोडियम लॉरिल सल्फेट। 59 देखिए आप लोग, 59 देखिए, लिखा है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया से बनने वाली गैस है। तो एसिटिलीन गैस है। आप लोग इसे केमिस्ट्री की किताब निकालिए और कार्बनिक अभिक्रिया से जो भी मिलता है वहां से याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है। चलिए देखते हैं 59, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया से बनने वाली गैस का नाम बताएं। तो कौन सी गैस बनता है? तो एसिटिलीन गैस बनता है। और हम प्रश्न नंबर 60 देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो यूरिया तो हम लोगों के घर पे भी आता है और उस पर बोर्ड पे लिखा हुआ होता है कि 46.67%। तो ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं बी सही है। आप देख लीजिए और यूट्यूब के माध्यम से आप लोग अपना तैयारी जारी रखें। थैंक यू।